हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट जो कंप्लीट किए थे उसमें हम लोग ने एक से लेके 20 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हिस्ट्री का उसको विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ चुके थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर सेकेंड होगा, क्लास 12 का ही हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा और इसमें हम लोग फिर से आज उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि पिछले वीडियो में कुछ मिसिंग हो गया था, इसको थोड़ा सा सुधार कर ले सारे स्टूडेंट। उसमें ये मिसिंग हुआ था कि गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ाए थे और महावीर स्वामी के बारे में। तो उसमें हमने महावीर स्वामी के बारे में बताया था कि महावीर स्वामी ने गृह त्यागा था 29 वर्ष की उम्र में और गौतम बुद्ध 30 वर्ष की उम्र में। ऐसा नहीं है, दोनों ने ही गृह त्यागा था। कब? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्यागा था, 29 वर्ष के उम्र में। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। ये सब लोग सही कर लेंगे। ठीक है, ये उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो गौतम बुद्ध भी 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे और महावीर स्वामी भी 29 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग किए थे। एक और क्वेश्चन मिस हो गया था, उसमें हालांकि एक्सप्लेनेशन हम सही दिए थे लेकिन गलती से टिक किसी और ऑप्शन में लग गया था। उसमें यह था कि जीतल किस चीज का धातु था, तो तांबे का धातु था। वो तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था वो जीतल, है ना। तो जीतल के बारे में हम उसमें भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये तांबे का क्या था, तांबे का ये धातु था। जीतल किस चीज का धातु था, तो तांबे का था, तांबे का धातु था। ये हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि तांबे का सबसे छोटा सिक्का कौन था, जीतल था। इलाही के बारे में बताए थे कि इलाही जो था वो सबसे बड़ा सिक्का होता था। ये सब डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में ही, तो उसको जाके देख लेना है। सिर्फ उसमें हमें ये बताना था कि जीतल के बारे में कि जीतल किसका धातु था, तो तांबे का धातु था। उसमें मिस्टेक हो चुका था, टिक किसी और में लग गया था, तो कृपया उसको सुधार कर ले। आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर सेकेंड होगा और 21 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो याद रखना है कि अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था और वो 4 प्रकार की भूमि कौन कौन थी। तो पहला याद रखना है कि पहला था, उसका नाम था पोलज, जो सबसे उत्तम प्रकार की भूमि थी। पहला भूमि कौन था? पोलज। ठीक है। और दूसरी जो भूमि था, दूसरी भूमि कौन थी? प्रतिभूमि थी, प्रतिभूमि। और तीसरी भूमि थी जिसको कहा जाता था चाचर भूमि, या जिसको कभी कभी हम छच्छर भूमि भी कहते हैं। ठीक है। और जो चौथी भूमि थी वो सबसे निम्न प्रकार की, सबसे निम्न श्रेणी की भूमि थी, वो भूमि कहलाती थी बंजर भूमि। तो यही 4 प्रकार की भूमि थी। ठीक है। कौन कौन भूमि है? पोलज भूमि, प्रतिभूमि, चाचर या छच्छर भूमि और बंजर भूमि। ये 4 प्रकार की भूमि थी। ठीक है। तो ये याद रखना है कि अकबर के काल में भूमि का जो वर्गीकरण था वो कितने भागों में किया गया था, तो 4 भाग में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न, नवरत्न का मतलब कि 9 बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े जो लोग थे, विद्वान लोग, ये किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पूछ रहा है किसके बारे में। ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन में हमें दिया गया है मुगल काल के बारे में। तो याद रखना, अगर ये गुप्त साम्राज्य में पूछता तो हम क्या दे देते, अगर ये गुप्त साम्राज्य में देता तो हम दे देते चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। लेकिन यहाँ हमें मुगल काल के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। और वो नवरत्न का नाम भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछ देता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। तो नवरत्न, नवरत्न के बारे में, नवरत्न, तो नवरत्न कौन कौन थे। तो पहला था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। दूसरा कौन था? दूसरा याद रखना है कि मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। तीसरा था हकीम हुमाम, हकीम हुमाम। और चौथा अबुल फजल, अबुल फजल। पांचवा राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। और छठा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है तो कृपया आवाज सुनकर लिख लिया करें। राजा टोडरमल, उसके बाद फैजी,
फैजी, 8वां तानसेन, और कौन था, बिरबल। बिरबल। तो यही अकबर के नौरत्न थे। ये नाम याद रखना है, 2 नंबर में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इनमें से कौन अकबर के नौरत्न नहीं थे। तो ये 9 नाम याद होनी चाहिए आपको कैसे भी। अब्दुल रहीम खाने खाना, क्या क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, तानसेन और बिरबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में पूछ रहा है ना। तो यहां पर याद रखना है कि धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो धर्म की नीति अपनाई थी किसने? अशोक ने अपनाई थी। याद है कि कलिंग की लड़ाई, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई। ठीक है। और इसी लड़ाई के बाद जो है अशोक विजय उपरांत अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, द्रवित हो उठता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या होती है ना, मासूम लोगों की हत्या होती है, निर्दोष लोगों की हत्या होती है। और यहीं पर उन्होंने इस लड़ाई के बाद ही वो युद्ध विजय की नीति के स्थान पर युद्ध विजय नीति के स्थान पर धर्म की नीति अपनाते हैं। तो ये जो नीति है धर्म की शुरुआत, ये किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। इसका डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अशोक कौन था? तो हम लोग को पता, हम लोग पढ़े हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। तीसरा शासक था ये। ठीक है। पता है कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक पूछेगा तो पहला शासक, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब हमको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए हम एक्सप्लेन में सब लिखा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और ये पहला शासक था। दूसरा कौन था? तो दूसरा था बिंदुसार। और इसको अमित्रघात की उपाधि मिली थी। अमित्रघात की, शत्रुओं का संहार करना, अमित्रघात की उपाधि से दी गई थी। ठीक है। और तीसरा शासक तो पता हो ही गया कौन था? अशोक था तीसरा शासक। हाँ, इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल कब से कब तक था? तो 322 से 298 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व 398 से 322 से 298, कभी कभी 323 भी देता है, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या है? 298 से 273, ये सब कार्यकाल याद रखना है, शासनकाल याद रखना है। 322 से 298 किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके बाद 298 से 273 किसका था? तो वो था बिंदुसार का। और अशोक का पूछेगा तो अशोक इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। अशोक का याद रखना कि 273 से 236, इसका कब से कब तक? 273 से 336। तो ये सब हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जो है ये अमित्रघात है। ठीक है, अमित्रघात, ये थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, अमित्रघात। यहाँ पर अमित्रघात है, अमित्रघात थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, अमित्रघात। तो बस इसका यही एक्सप्लेनेशन था कि धर्म की शुरुआत किसने, धर्म क्या था? तो अशोक ने बताया था कि अपा सिन्वे बहु कया ने, सचा सोचिए दया दाने बहुविधि दीने दुपद, ऐसे कुछ करके उन्होंने बताया था कि धर्म क्या है। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके। तो चलो ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अकबरनामा किसकी कृति? ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अकबरनामा में ही हम लोग पढ़े थे कि आईने अकबरी आता है। अकबरनामा 3 भाग में विभक्त है और आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है जो कि 5 भाग में विभक्त है। अकबरनामा पूछेगा कितने भाग में? 3 भाग में। पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अकबरनामा 3 भाग में क्या क्या है उसके बारे में, किस अकबरनामा के पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में, सब लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे से उसको नोट कर लेना है, तो बाकी जैसा भी जो भी क्वेश्चन वहां से आएगा सब हम लोग डील कर सकते हैं आराम से। तो अकबरनामा पूछे या आईने अकबरी, किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। अकबरनामा 3 भाग में और आईने अकबरी 5वां विभक्त है। आईने अकबरी अपने विशिष्ट महत्व के कारण
अपने विशिष्ट अच्छाइयों के कारण, विशिष्ट विशेषताओं के कारण ये अपना एक अलग महत्व रखती है, अपना एक अलग नाम दर्ज करती है, जिसको आईन अकबरी कहा जाता है, जो विशेष रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि के बारे में इसमें ज्यादा लिखा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते क्या है, अब क्या है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। अब देखो चौसा का युद्ध याद रखना, शेर शाह। तो पहले हम बताए होंगे कि मुगल साम्राज्य का जो पहला बादशाह था, पहला शासक कौन था, तो वो बाबर था, है ना। पहला बादशाह कौन था, बाबर था। तो बाबर, हम सबको पता है कि वो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1526 से 1530 तक उनका शासनकाल रहा। इसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1530 से 1540। अब यहीं पर हमें समझना है कि 1500, अच्छा उसके बाद एक चीज और समझना है, अकबर इसके बाद आया। अकबर जो आया, अकबर 1540 में नहीं आया, अकबर आया 1556 में, और 1556 से इन्होंने शासन किया 1605 तक। आखिर ये बीच में जो गैप आया, ये जो देख रहे हैं कि 40 से लेके 56 के बीच में गैप आया, ये रीजन था, चौसा का युद्ध था। तो देखो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था, 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच में और किसके बीच में हुआ था, और हुआ था शेरशाह के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो क्या हो गया था, विजय हुआ था, और हुमायूं में परास्त हो गया था। ये युद्ध कब हुआ, 1539 में हुआ था। इसके बाद 1540 में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है जिसको हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, या जिसको हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ठीक है, का युद्ध होता है। और इसमें हुमायूं पूरी तरह शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है, और भारत में इसके बाद ही अफगानों का शासन आ जाता है, और वही अफगान शासन जो है, अफगान शासन इसके बाद स्थापित हो जाता है, अफगान शासन। और वो शासन इस बीच में जो है 1540 से 1555 तक शासन करता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से शेरशाह सूरी को परास्त कर फिर से भारत में मुगल शासन का जो क्रम है इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो याद रखना है, किसे पराजित किया था, बताओ, शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था, हुमायूं को परास्त किया था चौसा के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी हमें पता है कि बाकी जो चैनल्स है या हम लोग जहाँ भी पढ़ते हैं तो बस ऑब्जेक्टिव हमें रटवा दिया जाता है, नहीं, रटवाने से हमें एक क्वेश्चन तो याद रहेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी हमें उसके लिए रटना पड़ेगा। और एक ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है, उनको डिटेलिंग में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं, और हम लोग सब लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सबको नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद क्या है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया। हो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पता है 4, ये हम लोग पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके। चलिए आगे बढ़ते क्या है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध ग्रंथ है, ये क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, सॉरी, बौद्ध ग्रंथ, क्या है ये, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। तो इस बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में, हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपदों की संख्या, जिसमें से 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो था मगध। तो ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो था मगध था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है देखते हैं। अब है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, मगध पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य नहीं यहाँ पर पूछ रहा है। देखो
तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना। बिंबिसार जो शासक था वो किस साम्राज्य का शासक था? तो मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का संस्थापक था ये। मगध साम्राज्य का संस्थापक था ये। साम्राज्य का संस्थापक था। और बिंदुसार, बिंदुसार क्या था? तो बिंदुसार हमें पता है कि बिंदुसार को ही अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं, अमित्रघात। ठीक है, और इसका संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका संबंध है मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ बिंदुसार है और यहाँ बिंबिसार है। तो बिंदुसार का संबंध किससे? मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक होता है? ये मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक होता है। हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है ये। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। वो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हम लोग अभी पढ़े हैं 322 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो पता, उम्मीद है कि पता ही होगा, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो 322 से लगभग इसके इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन है? डी है, तो बस डी है। यहाँ पे 323 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। इसलिए बोले कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अब देखो वो, हालांकि वहां पर ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया था, लेकिन वहां पर हमने डिस्कस किया तो ये क्वेश्चन आगे आया। और इसी प्रकार एग्जाम में भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बाकी कहीं से भी उस टॉपिक से क्वेश्चन दे दे, आराम से हम लोग उसको हम टैकल कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब है विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? अभी जस्ट हम बताए थे, किसी क्वेश्चन में बताए थे। यस, अशोक किसके दरबार में नवरत्न रहा करते? तो हमने बताया था कि एक गुप्त साम्राज्य का शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को कहा गया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है, इसको ही विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। विक्रमादित्य गलती लिखा हुआ है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इसको दी गई थी। किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसका संबंध किस साम्राज्य से है? तो याद रखना है गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में बोलेगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना है इसी के दरबार में रहते थे। इसका नाम क्या है? इस गुप्त साम्राज्य किसके दरबार में रहते थे? तो इसी के दरबार में है नवरत्न। यही चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अच्छा तुम लोग 1 मिनट थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है? आगे हम बस 1 मिनट वेट करोगे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वेट करोगे 1 मिनट थोड़ा। सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या है? 32। अशोक किस वंश का शासक था? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ये तो बताना जरूरी नहीं। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसका शासन काल भी बता दिए हुए हैं। धर्म की नीति अपनाई थी, कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, सब बता चुके। आगे चलते क्या है? मौर्य साम्राज्य, सॉरी पीछे क्वेश्चन छूट गया। हाँ ये हो गया। आगे क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। देखो ये भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक टॉपिक को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके हम समझ चुके हैं तो बाकी क्वेश्चन वहां से डील हो ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे। अब देखो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक पूछ रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक? चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई। ये बात हमको याद रखना कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई है। चलो आगे देखते क्या है। इस सब में बस इतना याद रखना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक, ये भी याद रखने वाला ही बात है, इसमें क्या समझना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषदों की संख्या बोलेगा तो उपनिषदों की संख्या 6 है। उसके बाद क्या है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका संबंध वैदिक सभ्यता से है, जिसमें हम लोग पढ़े थे 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन हम लोग पढ़े थे? तो पहला था कौन? तो ब्रह्मचार्य आश्रम था, ब्रह्मचार्य आश्रम, ये भी याद रखना है, ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा कौन था? दूसरा था गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या था? वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा क्या था? संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, तो ये हमें याद रखना है। ये 4 प्रकार के आश्रम थे, ठीक है। इसमें बचपन से लेके 25 वर्ष तक रहना होता था इसमें, फिर 25 के बाद इसमें 25 से लगभग 75, 25 से 50 लगभग 75 तक इसमें, फिर 75 के बाद लगभग इसमें 25 से इसमें रहना होता था, फिर उसके बाद इसमें, ऐसे करके क्लास में हम डिस्कस किए थे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चलो आगे देखते क्या है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो यज्ञ हम पढ़े थे 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के यज्ञ। यज्ञ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन यज्ञ था? तो एक यज्ञ था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और एक यज्ञ क्या था? राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। और तीसरा यज्ञ क्या था? तीसरा यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ होता था। तो अब देखो यहाँ पर किस यज्ञ का आयोजन कब कब किया जाता था, क्यों किया जाता था? तो याद रखना है कि पहला जो यज्ञ हम देख रहे हैं, कौन सा यज्ञ है? पहला यज्ञ कौन सा है? पहला यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। तो ये यज्ञ क्यों किया जाता था? तो ये यज्ञ किया जाता था शक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और दूसरा यज्ञ क्या था? किस लिए किया जाता था? तो सम्राट पद प्राप्त करने के लिए, सम्राट पद प्राप्त करने के लिए, और तीसरा यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता, शाही संप्रभुता, शाही संप्रभुता के लिए, ठीक है। ये जो शक्ति प्रदान करने के लिए ये 17 दिन तक चलता था। ये वर्ष में, ये 2 वर्ष तक चलता था, मतलब कि राज्याभिषेक के समय जब राजा का पद प्राप्त करता था, उस समय ये यज्ञ किया जाता था। ये 2 वर्ष तक चलता था। और एक था अश्वमेध यज्ञ, जो कि शाही संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण यही यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ शाही संप्रभुता के लिए। इसमें राजा अपने घोड़े को खुला छोड़ देता था, लगभग ये 3 दिन तक चलता था। और उसमें जहाँ तक वो घोड़ा विचरण करता था, वो पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता था? उस राजा के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो याद रखना है, शाही संप्रभुता के लिए। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
अब है दामिनी को क्या था? तो हम सबको याद है, हम लोग पढ़े होंगे 1857 का विद्रोह। उससे पहले हम लोग पढ़ते दामिनी कोह के बारे में। दामिनी कोह क्या था? तो संथालों की भूमि थी। क्या थी? संथालों की भूमि थी, जो ब्रिटिश के द्वारा संथालों को दिया गया था। ठीक है, और ताकि वो जंगलों की साफ सफाई करे, क्योंकि ये लोग जंगलों की साफ सफाई करने में बहुत माहिर थे और खेती का विस्तार कर सके, इसलिए दामिनी को ब्रिटिश के द्वारा संथाल जनजाति को दिया गया एक भूमि का टुकड़ा था, एक भूमि का हिस्सा था। तो यही दामिनी को था। दामिनी को एक भूभाग था। नेक्स्ट क्या है? महालवारी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? अब देखो यहाँ पर जितना भी व्यवस्था है, ये सारा व्यवस्था जो है हम लोग को याद रखना है कि महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। तो व्यवस्था हम लोग पढ़े थे, एक व्यवस्था हम लोग पढ़े थे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। क्या पढ़े थे? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। और दूसरा क्या था? एक और पढ़े थे हम लोग रैयतवारी, रैयतवारी। और एक पढ़े हैं महालवारी। ये 3 प्रकार की व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था, याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। कहाँ कहाँ लागू किया गया था, ये पूछ सकता, तो याद रखना है बंगाल, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम के विभाग पर लगाया गया था। ठीक है, ये लगाए गए थे। स्थायी बंदोबस्त पूछेगा कहाँ कहाँ लागू की गई थी, तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जितना भी चीज़ लिखा देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। और ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बस ऐसे, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जितना भी चीज़ लिखते हैं क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। रैयतवारी व्यवस्था में याद रखना कि रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो पहली बात याद रखना है कि रैयतवारी व्यवस्था 1792 में लागू की गई थी। व्यवस्था 1792 में लागू की गई थी। अच्छा, ये व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कैप्टन रीड के द्वारा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो के द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था सबसे पहले, याद रखना है। सबसे पहले ये मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। इसके बाद इसको जो है थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। ठीक है, तो रैयतवारी व्यवस्था। अच्छा, याद रखना कहाँ कहाँ है ये, तो ये है बम्बई, बम्बई, उसके बाद असम और मद्रास। ठीक है, पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। पहले बार मद्रास के सिर्फ एक ही जिले तक ये व्यवस्था लागू की, 12 महल जिले तक, लेकिन बाद में इसको थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। तो रैयतवारी व्यवस्था को लगभग 1820 तक, 1820 में ये 1820 में क्या किया था, पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। और इसी का एक थॉमस मुनरो का एक शिष्य था जिसका नाम क्या था, एल्फिंस्टन। उन्होंने मुंबई में इस व्यवस्था को लागू किया था। अच्छा, अब चलते हैं महालवारी व्यवस्था में। तो महालवारी व्यवस्था का अगर कोई डेट पूछे तो इसका तो ऐसे कोई डेट नहीं है, लेकिन अगर फिर पूछो तो इसका डेट लगभग याद रखना है 1833। ठीक है, और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? इस बीच में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो, और इसी के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी के द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। तो याद रखना है, ये जितना भी ऊपर लिखे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते क्या है, आगे क्या है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? पीछे कुछ चला गया क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू। याद रखना है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू था। और बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह का या कोल विद्रोह का नेता, कोल विद्रोह पूछे या मुंडा विद्रोह, तो क्या बोलना है, इसका नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह का नेता था। ठीक है, तो इसका ये होगा। लेकिन यहाँ पे संथाल विद्रोह का नेता तो कौन हो जाएगा? सिद्धू कान्हू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। फ्रांसिस बुकानन कौन था?
बेसिकली देखा जाए तो ये मूल रूप से क्या था, मूल रूप से ये एक चिकित्सक था, ठीक है, लेकिन इनको भूमि का सर्वे करने के लिए भेजा गया था, तो एक प्रकार से ये सर्वेक्षक था। क्या था ये? सर्वेक्षक था। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक सर्वेक्षक था, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो था क्या? तो वो एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है, तो हम लोग पढ़ चुके बहुत बार बार। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1605 में जहांगीर के काल में जो है कैप्टन हॉकिंस अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर आया था 1605 में, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना, जहांगीर। 1605 में कैप्टन हॉकिंस प्रस्ताव लेकर आया था। 1605 में कौन आया था? कैप्टन, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। फैक्ट्री, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रस्ताव लेकर कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है। किसके दरबार में? किसके दरबार में? तो दरबार होता है जहांगीर, जहांगीर बादशाह होता है जहांगीर के दरबार में, क्योंकि जहांगीर का ही काल तो स्टार्ट होता है 1605 से, तो जहांगीर के काल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है लक्ष्मीबाई की गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई वही जिसको मनु भी कहा जाता था, ठीक है, मणिकर्णिका भी कहा जाता था। तो उसके गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव। उनके गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। तो आज हम देखते हैं, अब और क्वेश्चन है क्या? यस, और क्वेश्चन है क्या है? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर पूछ रहा है, तो जगदीशपुर का जो राजा था वो कौन था? तो जगदीशपुर समझो कि कुंवर सिंह का एक क्षेत्र था, तो कुंवर सिंह, जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। चाहे जगदीशपुर बोले या बिहार बोले, ठीक है, जगदीशपुर बोले या बिहार बोले, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो भी कुंवर सिंह देना है, ठीक है। बिहार बोलेगा तो क्या देना है? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है। और लेकिन पटना स्पेसिफिक नाम अगर देगा, जगदीशपुर तो कुंवर सिंह, लेकिन पटना अगर दे देगा, बिहार में ही अलग है, लेकिन पटना अगर दे देगा तो क्या दे देना है वहां पर? पीर अली देना है, पीर अली, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पटना में, पीर अली ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते क्या है। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के रामानंद ने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, उसमें रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना पीपा भी थे, सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 शिष्य थे इनके। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी को हम ननकाना साहब भी कहते हैं, ननकाना, ननकाना साहब, ननकाना साहब, साहब, ठीक है, ननकाना साहब भी कहते हैं। तो ननकाना 9 से याद रखना है, नानक, ठीक है। तलवंडी को हम ननकाना साहब भी कहते हैं, तो 9 से ननकाना साहब, 9 से नानक, ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे है नहीं, बस। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग प्रकार का क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उम्मीद है कि इसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन दिए इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सारा जितना भी एक्सप्लेनेशन था, सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नोट करना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा कोई भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो छूट ना पाए एग्जाम में, और आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को डील कर सके, ठीक है। तो बस आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।